हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट एरा की। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है। उसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होता है और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। उसके पहले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट भी समझा था। ठीक है, तो आप पहले के वीडियोस देख लीजिएगा, फिर ये वाला वीडियो देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट एरा की, जो कि 1920 से 1940 के बीच का था। तो उसमें जो सबसे पहली थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। इसको हम हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को। और इसको एल्टन मायो ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज एल्टन मायो इनका नाम था, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात की थी। इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन बिहेवियर की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हॉथरॉन स्टडीज क्या थी। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में समझे तो हॉथरॉन स्टडीज में क्या हुआ था कि जॉर्ज एल्टन मायो ने क्या किया था, उन्होंने एक प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी किन चीजों से या किन फैक्टर से अफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम। द हॉथरॉन स्टडी वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट द हॉथरॉन प्लांट। तो हॉथरॉन प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे इन द 1920s बाय द पायोनियर ऑफ दिस थ्योरी एल्टन मायो एंड हिज रिसर्च टीम। तो एल्टन मायो और उनके साथ उनकी रिसर्च टीम मिलकर के इस पे एक्सपेरिमेंट करती है। ठीक है, हॉथरॉन प्लांट पे, जो कि हॉथरॉन स्टडी के नाम से जाना जाता है। द स्टडी एम टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट वर्क कंडीशंस। तो स्टडी का एम क्या था कि अलग अलग वर्क कंडीशंस में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, मतलब वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट कर रही है, उनकी कौन सी कंडीशन में, मतलब उनका मूड अच्छा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, मूड खराब है तो प्रोडक्टिविटी कैसी है। ठीक है, द रिसर्चर्स फाउंड दैट सोशल फैक्टर्स लाइक जॉब सेटिस्फैक्शन, ग्रुप डायनामिक्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो रिसर्चर को ये पता चला कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, ग्रुप डायनेमिक्स हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयज मोटिवेशन हो गया, उनके सिग्निफिकेंट रोल हो गए, उनकी एम्प्लॉयज के इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस हो गई। तो इन सब का ज्यादा असर पड़ता है वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस स्टडी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इन मैनेजमेंट। तो इसी स्टडी के थ्रू उन्होंने जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डेवलप की मैनेजमेंट की। ठीक है, तो द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ हॉथरॉन स्टडीज, तो इनकी जो मेजर फाइंडिंग्स थी इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हॉथरॉन इफेक्ट आ जाता है। द मोस्ट नोटेबल फाइंडिंग वाज द डिस्कवरी ऑफ द हॉथरॉन इफेक्ट। तो इनका सबसे पहला नोटेबल फाइंडिंग क्या थी कि इन्होंने हॉथरॉन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, इट शोड दैट व्हेन वर्कर्स फील वैल्यूड एंड नोटिस देयर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो हॉथरॉन इफेक्ट क्या शो करता है, वो ये दिखाता है कि वर्कर जब अच्छे मूड में होता है, मोटिवेटेड होता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस मेड इन देयर वर्किंग कंडीशन। और अगर हम उनकी वर्किंग कंडीशन चेंज कर देते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो यही बताता है हॉथरॉन इफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। ये भी पता चलता है कि सोशल फैक्टर से हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप की भी बात हुई थी कि जो रिसर्चर ऑब्जर्व किया उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है वर्क प्लेस में, मतलब आपस में एक दूसरे से शेयर करना अपने थॉट्स को, such as friendships and group dynamics significantly affected employees satisfaction and performance। तो ये सारी चीजें जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप आपस में एम्प्लॉयज बिल्ड कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके सेटिस्फैक्शन को या उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आप एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और आपके साथ में एक और एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो आप उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो आप एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Physiological needs and motivation. The Hawthorne study emphasized that employees' physiological needs such as recognition, job satisfaction, and a sense of purpose are essential motivators. तो हॉथरॉन स्टडी में ये पता चला कि एम्प्लॉय की जो नीड्स है फिजियोलॉजिकल,
या फिर उसका जॉब सेटिस्फैक्शन है, सेंस ऑफ पर्पस है, एसेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। द स्टडी रिवील्ड दैट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलाउइंग देम to contribute ideas and opinions increase their commitment to the organization and willingness to embrace changes, ठीक है। तो अगर हम पार्टिसिपेट कराते हैं एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो इससे वो जो है और ज्यादा अपने को कमिटमेंट या कॉन्ट्रीब्यूटेड फील करते हैं और उनको विलिंगनेस आती है, अंदर से एक वो आती है, नीड आती है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए फाइनली हमने ऑथरॉन स्टडी को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, जिसको एल्टन मायो ने ही दिया है, ठीक है। तो इन द 1920s एल्टन मायो एंड ऑस्ट्रेलियन बर्न फिजिकोलॉजिस्ट, तो ये फिजिकोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने दिया है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट भी थे ये, बिगेन हिज रिसर्च ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो इन्होंने पीपल के बिहेवियर पे रिसर्च करना शुरू किया इन ग्रुप्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल इन द वर्क प्लेस नोन एज हॉथरॉन स्टडीज। तो वो कैसे वर्क प्लेस को अफेक्ट करती है, यही सारी चीजें इन्होंने हॉथरॉन स्टडीज में बताई, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मायोज हॉथरॉन स्टडी शोज दैट रिलेशनशिप आर द मोस्ट इन्फ्लुएंस फैक्टर इन प्रोडक्टिविटी। तो ये जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसकी स्टडी से ये पता चलता है या उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपस में जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो रहे हैं वर्कर्स के या एम्प्लॉयज के, वो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द रिसर्चर्स रियलाइज्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू द रिलेशनशिप एंड सपोर्टिव ग्रुप्स वेयर ईच एम्प्लॉयज वर्क हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द टीम आउटपुट। तो रिसर्चर ने ये रियलाइज किया कि प्रोडक्टिविटी तब इंक्रीज करती है जब वर्कर्स आपस में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और हम उनको एज अ सपोर्टिव ग्रुप ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनका वर्क और ज्यादा इफेक्टिव होता है, आउटपुट और ज्यादा अच्छा होता है, टीम आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। His main hypothesis is that relations between employers and employees should be humanistic, not mechanistic. तो इसका मेन हाइपोथेसिस क्या है? मेन हाइपोथेसिस ये है कि ये जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयज के बीच में वो ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। वो मैकेनिज्म की तरह नहीं होना चाहिए, एज अ ह्यूमन हमें उनसे बिहेव करना चाहिए, मशीनों की तरह उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज अ जनरलाइज्ड अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो ये एक जनरल अप्रोच है मैनेजमेंट का दैट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज एटीट्यूड। तो हम एम्प्लॉयज के एटीट्यूड्स को रिकॉग्नाइज करके, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करके, उनके डायनेमिक्स को, उनकी लीडरशिप स्टाइल को रिकॉग्नाइज करके एक जनरलाइज्ड अप्रोच बनाई है इन्होंने, जिसको जो कि हम जनरलाइज्ड अप्रोच कहते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स की जो कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में दिए गए हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हम पीपल पे फोकस कर रहे हैं, यानी ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस कर रहे हैं, ह्यूमन के बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी प्रायोरिटाइजेस इंडिविजुअल्स ओवर मशीन्स। तो हम ज्यादा प्रायोरिटी ह्यूमंस को दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं एज कंपेयर टू मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारा सोशल कंटेक्स्ट है। द थ्योरी एक्नॉलेजेस दैट द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इज अ सोशल सिस्टम। तो थ्योरी ये कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है वो एक सोशल सिस्टम है जहां पे इंटरेक्शंस होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है जिससे वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग बिहेवियर एंड प्रोडक्टिविटी। और ये सारी चीजें जो आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उनके बिहेवियर को शेप करने में या उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन रिलेशंस को। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स सच एज जॉब सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग। मतलब हम उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग में भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये सारी चीजें मोटिवेट करती हैं एम्प्लॉयज को और उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करती हैं या असर डालती हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में ह्यूमन रिलेशन को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप डायनेमिक्स। द थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन emphasizes that the norms and relationships within the work groups influence the behavior and attitudes of individual workers।
ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है उन नॉर्म्स को या उन रिलेशनशिप को जो कि वर्क ग्रुप्स में आपस में बन जा रहे हैं, जिससे एक बिहेवियर और एटीट्यूड बन रहा है इंडिविजुअल वर्कर का। ठीक है, आपस में वो एक साथ कैसे बात करते हैं उसी से उनका एक बिहेवियर बिल्ड हो जा रहा है। अब नेक्स्ट है आपकी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। मैनेजर शुड अंडरस्टैंड एंड कंसीडर द यूनिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या हो रहा है कि हम अलग अलग इंडिविजुअल की अप्रोच को समझ रहे हैं। ठीक है, कि हमारा ये वाला वर्कर किस चीज को ज्यादा, इसकी क्या नीड है, क्या प्रेफरेंसेस है, ये दूसरा वर्कर इसकी क्या नीड है, इसकी क्या प्रेफरेंसेस है। ठीक है, तो हम सिंगल वर्कर या सिंगल इंडिविजुअल को कंसीडर कर रहे हैं, उनकी नीड्स या उनके प्रेफरेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो इनकी कुछ फीचर्स थे या एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये ओवर एम्फेसिस कर रही है इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स पे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं आपस में तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्टिविटी का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेड फोकस ऑन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में हम ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं किस पे, मोटिवेशन या सेटिस्फैक्शन में। इट मे नॉट गिव इनफ अटेंशन टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। हम एम्प्लॉयज की या वर्कर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस या आउटकम पे कोई अटेंशन दे ही नहीं रहे हैं, हम बस उनको मोटिवेट करना और उनके सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे। ठीक है, बल्कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजर करना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इग्नोरिंग एम्प्लॉयज हेट्रोजेनिटी। तो हम एम्प्लॉय की हेट्रोजेनिटी को इग्नोर कर रहे हैं इसमें। ट्रीटिंग ऑल एम्प्लॉयज एज हैविंग सिमिलर नीड्स एंड मोटिवेशन में ओवरलुक द डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द वर्क प्लेस। अगर हम सारे एम्प्लॉयज को एक सिमिलर नीड्स और मोटिवेशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे तो उनमें एक डाइवर्स नेचर क्रिएट होगा। ठीक है, कि सर इनके साथ तो ऐसे करते हैं, हमारे साथ तो ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है इसकी। दिस मैनेजमेंट थ्योरी में नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये जो मैनेजमेंट थ्योरी है इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं किया गया है सभी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज में। ठीक है, स्मॉलर और लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में फाइंड इट मोर रिलेवेंट, विल लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स वंस माइट रिक्वायर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच। तो जो छोटी या स्मॉलर लेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो इसको रिलेवेंट मानती है, लेकिन जो लार्जर या मोर कॉम्प्लेक्स वन है वो इसको रिलायबल या रिलेवेंट नहीं मानती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में अच्छे से। चलिए अब हम आज का थॉट देखते हैं। तो अगर हम थॉट की बात करें तो कह रहा है कि असफलता धीरे चलने पर नहीं बल्कि रुक जाने पर आती है। ठीक है, तो फेलियर हमें कब मिलता है, जब हम अपना प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर हम धीमे धीमे भी प्रयास करते हैं तो कभी ना कभी हम सफल हो सकते हैं, उसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करते हैं, हम रुक ही जाते हैं, कोई थोड़ा सा भी काम नहीं करते, तो हम ये डेफिनेटली मतलब कंफर्म है कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर सक्सेस होने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करना मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए, चाहे धीरे धीरे ही कर रहे हो लेकिन कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे। ठीक है, फेलियर डजंट कम व्हेन यू गो स्लो। तो जब हम स्लो चलते हैं तो उससे फेलियर नहीं आता। इट कम्स व्हेन यू स्टॉप। जब हम स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तब हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, चलिए तो चैनल वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।